बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ ली, राइट, सारे न्यूज़पेपर पढ़ ली, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स या इकोनॉमिक्स के बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर इकोनॉमिक्स समझ में आएगी कैसे? जीडीपी क्या होती है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, आप सिर्फ बीटिंग अराउंड द बुश चल रहे हैं, इसलिए ऐसी हालत हो जाती है। और यही वो कारण है जिससे बच्चे अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप कितनी भी बड़ी बुक खरीद लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। और इसी वजह से आपके लिए बेसिक्स को क्लियर करना, वो फाउंडेशनल कोर्स को क्लियर करना, उन टर्म्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो आए दिन आपके बुक्स में, आपके न्यूज़पेपर में, आपके नोट्स में, आपकी क्लास में आते हैं। और इन्हीं को ध्यान रखने के लिए या इन्हीं को समझाने के लिए हमने क्यूरेट की है ये स्पेसिफिक क्लासेस और ये स्पेसिफिक सेशंस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हेलो एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, मेरा नाम है जितिन भारद्वाज और अनअकैडमी की तरफ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटा सा इनिशिएटिव। ये जो क्लास है, ये क्लास रखी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में, ये छोटी सी क्लास है, हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो कि इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ने से पहले आपको आने चाहिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए और अगर आप इससे बहुत अच्छे से कुछ सीख पाएं या लर्न कर पाएं तो इसका सेकंड पार्ट हम जरूर लेकर आएंगे। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। आज इस छोटे से वीडियो से हम लेकर आए हैं आपके लिए 19, जी हाँ 19 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के हैं और आपको आने चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स में, जिनकी नॉलेज बहुत कम है या फिर जो अभी अभी जिनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में जगा है और वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को। ये है वो 19 वर्ड्स जिसे हम फटाफट एक एक करके समझेंगे और आज के बाद आपको ये टर्म्स कहीं भी किसी को भी समझाने में आसानी होगी। टर्म्स है डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, पब्लिक, एंटरप्रेन्योर, सेल वर्सेस रिप क्या होता है, मनी क्या होती है, करेंसी क्या होती है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसफ्लेशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और अगर जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए और आप चाहें कि इसका सेकंड पार्ट भी बने तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा, हम सेकंड पार्ट भी इसका जरूर लेकर आएंगे और भी बहुत सारे टर्म्स आपको समझाएंगे। तो चलिए पहले टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल सी बात है, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मुझे इसकी जरूरत है तो मेरी डिमांड हो गई। अब अगर मैं इसकी डिमांड करूंगा तो कोई ना कोई सप्लाई भी करेगा, किसी ना किसी ने इस पेन को प्रोड्यूस किया होगा, राइट। अब जब भी मैं कीमत से अपनी डिमांड एंड सप्लाई को देखता हूं तो ये पता चलता है कि अगर कीमत बहुत ज्यादा है तो मैं डिमांड करूंगा कम, और कीमत है बहुत कम तो मेरी डिमांड होगी ज्यादा। अगर ये पेन मुझे 5 रुपए का मिले तो शायद हो सकता है मैं 10 क्वांटिटी ले लूंगा। चलिए देखते हैं। ये एक छोटा सा ग्राफ है, यहां पे मैं लिख देता हूं कीमत यानी प्राइस और यहां पे मैं लिख देता हूं क्वांटिटी, इस पेन की क्वांटिटी। अगर इसकी कीमत है मान के चलिए 100 रुपए, तो हो सकता है मैं सिर्फ एक पेन को लूं, राइट, एक पेन को। अगर इसकी कीमत कोई कम करके 50 कर देता है, मान लीजिए हम यहां पर आ जाते हैं, तो हो सकता है मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 5 कर दूं, राइट, यहां से 50 और यहां पर 5। इन दोनों को कनेक्ट किया तो कुछ ऐसा बनता है, एक पॉइंट आ जाएगा। इससे यह पता चलता है कि जैसे जैसे कीमतें गिरती हैं वैसे वैसे हम ज्यादा खरीदते हैं। जब चीजें सस्ती हो जाती हैं तो हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। तो डिमांड है क्या? डिमांड इकोनॉमिक्स के अनुसार एक वो चीज है जो आप किसी भी चीज के लिए, किसी सर्विस के लिए, किसी गुड्स के लिए करते हैं। सिंपल। तो मैंने इस चीज की डिमांड करी, उसके खिलाफ एक कीमत थी। अगर आपसे कहा जाए कि डिमांड कर्व कैसा होता है तो वो होता है ऐसा, यानी ज्यादा कीमत पर कम खरीदेंगे और कम कीमत पर ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन क्या सप्लाई भी ऐसे होती है? सप्लाई क्या है? एक पर्टिकुलर कीमत के ऊपर, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर किसी भी चीज को बेचना हम सप्लाई कहते हैं, राइट। तो अगर मैं सप्लाई की बात करूं, यहां भी अगर मैं प्राइस रख देता हूं और यहां भी मैं क्वांटिटी रख देता हूं और मान के चलता हूं कि मैं एक सप्लायर हूं, यानी मैं कुछ बेचता हूं, मैं इस पेन को बनाता हूं और बेचता हूं। तो एक बार सोच के देखिए, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप कुछ बेचते हैं,
तो क्या आप कम कीमत पर ज्यादा बेचेंगे? नहीं, ये वाला नियम लागू नहीं होगा कि कम कीमत पर ज्यादा बेचना है। नहीं, मैं ये हमेशा कोशिश करूंगा कि मुझे ज्यादा कीमत पर ज्यादा बेचने को मिले। यानी कि अगर कीमत 100 है तो मैं बेचूं 5 क्वांटिटी, यानी कि 5। और अगर कीमत है 50 तो मैं बेचूं सिर्फ 1 क्वांटिटी, यानी कि ऐसे। अगर मैं इन दोनों डॉट्स को मिला देता हूं तो मेरा जो कर्व बनेगा उसे कहते हैं सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व जो होता है, यानी किस कीमत पे कितना सप्लाई किया जा रहा है, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, पॉजिटिव है। ये नीचे की तरफ आता है, नेगेटिव है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन सी कीमत पर यह पेन एक्चुअली बिकेगा? कुछ नहीं करना है, इन दोनों कर्व को एक साथ लेकर आना है। वो कैसे होगा? ये बनाया मैंने ग्राफ, ये बनाया मैंने डिमांड, इसको मैं डी लिख देता हूं। ये बनाया मैंने सप्लाई, इसको मैं एस लिख देता हूं। ये हो गई आपकी कीमतें, प्राइस, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी। तो खरीदने वाला कंज्यूमर और बेचने वाला प्रोड्यूसर जहां एक साथ आ जाते हैं, उसी को हम कीमत मान लेते हैं। मान लीजिए ये कीमत बनती है 75 रुपीज और क्वांटिटी बनती है 4। तो ये फाइनली होती है इक्विलिब्रियम। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। जब दो ऑपोजिट फोर्सेस एक साथ आ जाए तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इतनी सी देर में हमने क्या सीखा? हमने सीखा डिमांड क्या होती है, डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई कर्व क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है वो है आपका इक्विलिब्रियम। अब यहां तो मैंने बात करी पेन की। क्या इसी चीज को, इसी सिद्धांत को हम बाकी चीजों में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आप किसी भी सर्विस को ले लीजिए। आप मोबाइल की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, राइट? जियो या एयरटेल किसी का कनेक्शन यूज कर रहे होंगे, वोडाफोन भी हो सकता है। जो आप प्लान लेते हैं, जो उसकी कीमतें हैं कि 1 दिन का प्लान कितना है, 3 महीने का प्लान कितना है, ये क्या है? ये आपकी डिमांड है। और सप्लाई कौन कर रहा है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन। तो जहां पर सप्लाई करने वाला और डिमांड करने वाला कंज्यूमर एक साथ हो जाते हैं, वहां पर कीमत बन जाती है। आप चलिए इंटरेस्ट रेट, ये भी ऐसे ही डिटरमाइन होती है। आपकी करेंसी रेट कि $1 पे कितने रुपए मिलेंगे, वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे डिटरमाइन होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में किसी भी चीज की कीमत डिमांड और सप्लाई से बनती है। चलिए, तो अभी हमने सीखे लगभग 3 से 4 पॉइंट्स। अगला है 5 इंपॉर्टेंट लोग हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारी इकोनॉमी के। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, पब्लिक, इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर। कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, आपको ये पांचों के पांचों आने चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? मैं हूं, आप हैं। कंज्यूमर वो जो कंज्यूम करे, जो किसी भी चीज को खरीदे और उसका इस्तेमाल करे, खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। मैंने एक कार खरीदी और मैंने खुद ही उस कार को एंजॉय किया। मैं उससे ट्रैवल कर रहा हूं, यहां जाता हूं, वहां जाता हूं, कहीं भी जाता हूं। वो मेरी कार है, मैं उस पर ट्रैवल कर रहा हूं, मेरी फैमिली ट्रैवल कर रही है। तो मैं हो गया कंज्यूमर, राइट? अ पर्सन हु बाइज एंड यूजेस। देखो, सिर्फ खरीदना जरूरी नहीं, उसको यूज करना भी जरूरी है। तो वो हो गए आप कंज्यूमर। अगर मैं उसी कार को खरीदूं लेकिन खुद के लिए इस्तेमाल ना करूं, मैं उसको ओला या उबर में टैक्सी चला दूं, तो क्या होगा? मैं प्रोड्यूसर हो जाऊंगा। तब मैं उस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं किसी और चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी मैंने क्या किया? मैंने कैब सर्विसेज बना दी, तो मैं हो गया प्रोड्यूसर, राइट? अब कंज्यूमर डिमांड को बनाता है, प्रोड्यूसर सप्लाई को बनाता है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हमने अभी 5 मिनट पहले देखा है। तो कंज्यूमर क्रिएट्स डिमांड, प्रोड्यूसर क्रिएट्स सप्लाई, दोनों जहां मिल जाते हैं वो हो जाता है इक्विलिब्रियम, राइट? अब कंज्यूमर, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर, इनको आप बिल्कुल जानते होंगे, राइट? हमारे देश के सबसे रिचेस्ट इंसान है, ये प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जियो मोबाइल की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? फिर आती है पब्लिक। पब्लिक कोई एक आदमी नहीं है, पब्लिक मतलब एवरीवन, राइट? कोई सोसाइटी हो सकती है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। पब्लिक का मतलब है एवरीवन, जनरल पॉपुलेशन, सोसाइटी, समाज। किसी एक आदमी को पिन पॉइंट हमें नहीं करना है।
पब्लिक में मोस्टली क्या होता है, वो पॉलिसीज, मार्केट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटरमाइन करती है। हमने इक्विलिब्रियम बनाया, हमने पता कर लिया कि कितनी कीमत पर ये पेन बनेगा और कितनी कीमत पर ये पेन बिकेगा। 75 रुपये यानी 75 रुपीज पर बनेगा और 4 क्वांटिटीज बिकेंगी। पर कब तक, कितने लोग खरीदेंगे, ये डिसाइड करता है पब्लिक। राइट। अब तीनों को एक साथ देखें, समवन बाइंग अ स्मार्टफोन और अ फूड, ये हो गया कंज्यूमर बाइंग, यहां पर आ गया बाइंग। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग कार्स और अ बेकरी मेकिंग अ ब्रेड, ये हो गया प्रोडक्शन यानी सप्लाई। सिटीजन बेनिफिटिंग फ्रॉम द पब्लिक सर्विस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, कुछ भी हो, आपकी मोबाइल सेवाएं हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी हाईवे है, कुछ भी हो पब्लिक। अब पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कौन करता है, फटाफट कमेंट में बताइए। ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं, इसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये नहीं, ये तो कंज्यूम कर रहे हैं, ये या फिर ये। अगला है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? वो जो अपने पैसे से कमाना चाहता है। उसे ना तो कंज्यूम करना है, ना उसे प्रोड्यूस करना है। उसके पास जो कुछ भी है उसे उससे ज्यादा कमाना है, यानी यहां पर बात होती है कमाने की। अ पर्सन हु पुट्स मनी इनटू बिजनेस और असेट एक्सपेक्टिंग, इन्वेस्टर वो जो पैसा लगाए और पैसा कमाए। जी हां, उसे कोई मतलब नहीं ये पेन कितने का है, उसे कोई मतलब नहीं कि इस पेन को बनाना है या नहीं। उसे सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी इस पेन को बनाएगा वो उसको लोन दे देगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो वो हो गया आपका इन्वेस्टर। ये कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल कुछ भी हो सकता है, कैपिटल आपकी मशीन हो सकती है, कैपिटल आपकी बिल्डिंग हो सकती है, कैपिटल आपका कैश हो सकता है। तो ये पैसा प्रोवाइड करता है, राइट। बाइंग कंपनी शेयर्स और इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप, जैसे यहां फोटो में आप देख सकते हैं वॉरेन बफेट, बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया भर के। इन्होंने यही किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो ये इन्वेस्टर हो गए। लास्ट है एंटरप्रेन्योर, राइट। शार्क टैंक्स, ये शार्क्स हैं। ये क्या करते हैं? ये करते हैं अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड मैनेज अ बिजनेस। ये पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाने पे उतना ध्यान नहीं देता। ये किस चीज पे ध्यान देता है? ये बिजनेस को स्टार्ट करना और चलाना। प्रॉफिट दोनों कमाते हैं, लेकिन आपको फर्क पता होना चाहिए। ये सिर्फ पैसा लगाता है, इन्वेस्टर सिर्फ पैसा लगाता है, उसे कोई मतलब नहीं इन मैनेजमेंट कैसा होता है, डे टू डे काम कैसे होते हैं, कैसे दुनिया चल रही है, कैसे बिजनेस चल रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसने 100 रुपए लगाए और 120 रुपए उसको वापस चाहिए। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, प्रॉफिट कमाता है, लॉसेस भी देखता है, ये सब कुछ कर रहा है। ये एक तरह से नया बिजनेसमैन है। क्रिएट बिजनेस, जॉब्स एंड इनोवेशन, ये सब कुछ लेकर आता है। इन्वेस्टर को उससे कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न्स मिल जाने चाहिए, राइट। समवन स्टार्टिंग अ टेक स्टार्टअप और अ रेस्टोरेंट, कुछ भी, राइट। शार्क्स आप सभी को पता है। तो ये थे हमारे 5 इकोनॉमी के टर्म्स: कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, पब्लिक, इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। चलिए आगे मूव करते हैं। ये 4 कौन है? ये 4 हैं CELL, यानी कि सेल। क्या है ये? ये है आपके सेल, CELL, यानी कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर। लेकिन ये चारों हैं क्या, और इसको मैंने इस पैटर्न में क्यों लिखा है? सिर्फ आपके याद करने के लिए, ये कोई वर्ड नहीं है, राइट। ताकि आप जिंदगी भर ये याद रखें कि सेल है क्या। CELL मतलब कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड लेबर। लेकिन ये चारों होते क्या है? ये चारों होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो चीजें या वो लोग जो कि किसी भी तरह से प्रोडक्शन करने में मदद करता है। पहला कैपिटल। क्या कैपिटल हमारी मदद करता है? बिल्कुल करता है। बिना पैसे के बिजनेस चलेगा नहीं, आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर, रिस्क लेना, प्रॉफिट कमाना, मैनेज करना, ये सब कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर, राइट। लैंड, अब हम हर चीज स्पेस में नहीं करते, हम पानी के अंदर नहीं करते, हमें फैक्ट्री के लिए एक जगह चाहिए, राइट। तो हमें लैंड भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात लेबर, राइट। तो हमारे पास लेबर है ही, अवार्ड अंशुमन। अब ये लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, जब ये सब अपना अपना काम करते हैं तो इनको मिलता क्या है? इन सेल को मिलता है रिप, WRIP, राइट। चलिए मैं चारों को लिख देता हूं: वेज, रेंट, इंटरेस्ट,
और प्रॉफिट। चलिए एक बार पॉज कीजिए और देखिए कि कौन किसको मिलता है, यानी रिप में चारों किस किस को मिलेंगे। मैं बताता हूं। लेबर को मिलता है वेज, राइट। रेंट किसको मिलता है? रेंट मिलता है लैंड को, तो लैंड को आपको मिलेगा रेंट। इंटरेस्ट किसको मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल को, यानी जो पैसा आपने लगाया है उसमें मिलेगा आपको इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है प्रॉफिट। अब ये चारों क्या हैं? जैसे ये था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं फैक्टर पेमेंट। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कैपिटल क्या होती है? पूंजी, राइट। बिजनेस को चलाने के लिए, लगाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं वो कैपिटल। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, प्रॉफिट कमाता है, राइट, बिजनेस चलाता है। लैंड, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको एक जगह की जरूरत पड़ती है। और लेबर बिजनेस के सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर यानी आपकी फैक्ट्री को चलाता है। इन चारों को हम क्या देते हैं? वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो सेल को मिलता है रिप, सेल को मिलता है रिप। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है फैक्टर पेमेंट। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट, मनी एंड करेंसी। आपकी जेब में पैसे हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 200, 500, राइट। उससे ऊपर तो सरकार ने बंद कर दिया। अब इतने पैसे जो हैं ये क्या है? ये मनी है या करेंसी? आप कहोगे सर करेंसी, तो क्या वो मनी नहीं है? ये सवाल है। कभी ये सोचा था कि मनी और करेंसी में फर्क क्या है? राइट। आरबीआई किसको कंट्रोल करता है, मनी को या करेंसी को? हमारे देश में क्या ज्यादा जरूरी है, मनी या करेंसी? चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। अगेन मैं इस पेन के ऊपर आता हूं। ये पेन है, राइट। मान लीजिए ये पेन 100 रुपए का है। अब क्या मैं इस पेन को देकर 100 रुपए ले सकता हूं? राइट। क्या ये पेन एक ऐसी वैल्यू क्रिएट कर रहा है जिससे 100 रुपए मिल जाए? चलिए एक और एग्जांपल, गोल्ड। किसी के पास एक गोल्ड कॉइन है, राइट। गोल्ड कॉइन, क्या गोल्ड कॉइन इंडिया में करेंसी है? नहीं, नो। मैं गोल्ड कॉइन लेकर कहीं कुछ खरीदने नहीं जा सकता। दैट्स द रियलिटी। मैं कहीं पर भी कुछ भी खरीदने नहीं जा सकता गोल्ड कॉइन से। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा सा 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन लेकर गया किसी दुकान पे और मैंने कुछ खरीद लिया। नहीं। क्यों? क्योंकि वो करेंसी नहीं है। तो वो दुकानदार मुझसे क्या कहेगा कि सर इस गोल्ड को पहले आप कैश में कन्वर्ट करो फिर मेरे पास लेकर आना। लेकिन वो मनी तो है, यानी वो कुछ खरीदने में तो आपकी मदद कर रहा है। तो ऐसी कोई चीज जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में हेल्प करे वो होती है मनी। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैं ये पेन दे के दूसरा पेन ले सकता हूं, तो ये पेन मेरा करेंसी हो गया। पुराने जमाने में एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था कौड़ी, वो करेंसी हो गया। सरकार ने कहा पेपर करेंसी है तो पेपर करेंसी हो गया। तो पैसा कुछ भी हो सकता है। आपका घर आपका पैसा है, आपका गोल्ड आपका पैसा है, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, शेयर्स आपका पैसा है। लेकिन क्या उस पैसे को देकर आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, ऑन द स्पॉट एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मनी जो है वो आपकी परचेजिंग पावर को शो करती है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन करने में काम नहीं आती। वो मनी जिससे आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं वो होती है करेंसी। चलिए यही यहां पर दिया हुआ है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी, कोई भी पैसा तो कोई भी इशू कर सकता है। आपके पापा ने आपको गोल्ड का 1 ग्राम कॉइन दे दिया या 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन दे दिया, इससे क्या हुआ? वो आपके पास मनी है, राइट। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, तो वो गोल्ड की कीमत आप उसको सेव करके रखते हो, प्रॉपर्टी में पैसा लगा दो, सेव हो गया। करेंसी थोड़ा सा अलग है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ये वो है जो फिजिकल है, टेंजिबल फॉर्म ऑफ मनी है। इट्स अ सबसेट ऑफ मनी। कैसे? ये है आपका मनी, राइट। इसमें इतना सा पार्ट है करेंसी। तो बाकी क्या है? बाकी कुछ भी हो सकता है। बाकी आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट। बाकी गोल्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस पूरे मनी का एक छोटा सा पार्ट है करेंसी। वो करेंसी
जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट कहती है कि इसको एक्सचेंज में यूज करो। अगर 100 का नोट है तो 100 के नोट की खुद की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, एक कागज है, कागज का एक टुकड़ा है। लेकिन सरकार ने कहा 100 रुपए है और इससे आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद सकते हैं, तो वो हो गई करेंसी। और ये अपनी वैल्यू खोती रहती है वक्त के साथ। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर वो चीज जिससे आप कुछ दूसरी चीज खरीद सकते हो वो मनी है, लेकिन अगर वो फिजिकल फॉर्म में है और गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई है और गवर्नमेंट कहती है कि इससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हो, तो वो होती है करेंसी। चलिए अगले 3 वर्ड्स, और वो है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसफ्लेशन। आप सभी ने ये प्रोडक्ट देखा है, इसे कहते हैं मैगी, राइट? 2 मिनट में बन जाता है, हम सब ने शायद कंज्यूम भी किया ही होगा, पहाड़ों पे तो किया ही होगा। मैगी की ओरिजिनल प्राइस है 14 रुपीज। चलिए अब 2-3 सिनेरियो समझिए। मान के चलते हैं हम पहुंच गए 2027 में, द ईयर इज 2027, 2027 का साल है। ओरिजिनल प्राइस थी 14, अब बढ़ के हो जाती है 16। कितनी थी कीमत? 14, अब बढ़ के हो गए 16। जब किसी भी वस्तु की या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत, गुड्स सर्विस किसी भी चीज की जब कीमत बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। वेरी गुड, कितना सिंपल है समझना। जब किसी भी वस्तु या सर्विस, गुड्स और सर्विसेज की कीमत बढ़ जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे फिर वो एक दिन में बढ़े, एक साल में बढ़े, दैट डजंट मैटर, बढ़ गई मतलब बढ़ गई, तो इसे हम कहते हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन। लेकिन बाकी 2 वर्ड्स क्या हैं? डिफ्लेशन और डिसफ्लेशन। अगर 2027 में ये कीमत गिर के हो जाती 12 रुपए, राइट, तो इसका मतलब क्या है? डिफ्लेशन या डिसफ्लेशन? सोचिए, डिफ्लेशन या डिसफ्लेशन। इसका अर्थ होता है डिफ्लेशन यानी कीमतों का गिर जाना। डी मतलब डिक्रीज, कैसे याद रखोगे? डी मतलब डिक्रीज, कम हो जाना। डिफ्लेशन तो कीमतें बढ़ी, 14 से 16 हुई तो इन्फ्लेशन, 14 से आपके हो गई 12 तो डिफ्लेशन। तो फिर ये क्या है? द लास्ट वन, डिसफ्लेशन, राइट? ये क्या है? एक छोटी सी बात समझिए, 14 से 16 जब हम जाते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा लगा? +2, 2 रुपए बढ़ गए, ठीक है, 2 रुपए बढ़ गए। लेकिन होता क्या है कि हम चलते हैं 2028 में, 2028। अब 2028 में, राइट, कीमत बढ़ के हो जाती है 17 रुपीज। एक साल आगे हम जाते हैं और कीमत बढ़ के हो जाती है 17 रुपीज। कितने रुपए बढ़ गए? 1 रुपए। कितना चेंज आया? +1, राइट? 16 से 17 हो गए, +1। अब देखो, पहले कीमत बढ़ी थी 2 रुपए, अब कीमत बढ़ी है 1 रुपीज, राइट, 1 रुपए। यानी महंगाई तो बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी होनी चाहिए थी। आई एम रिपीटिंग अगेन, महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ रही है। हो सकता है अगले साल कीमतें बढ़े ही ना, 17 का 17 रह जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो डिसफ्लेशन क्या है? डिसफ्लेशन है डिक्लाइन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ने, महंगाई तो हो रही है, महंगाई है, 16 का 17 हो गया, लेकिन पहले 2 रुपए बढ़े थे, अब 1 रुपए बढ़े। यानी महंगाई बढ़ तो रही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, उसके बढ़ने की गति कम हो गई है। द रेट ऑफ चेंज, देयर इज अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ चेंज, तो इसे कहते हैं डिसफ्लेशन। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, आपके रूटीन लाइफ में ये बहुत काम आएंगे और अखबारों में भी आए दिन इकोनॉमिक्स में हमें ये पढ़ने को मिलता है। डेप्रिसिएशन, ये 2 कार्स हैं, राइट, 2 गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी लग्जरी कार है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन ये है पुरानी और ये है नई। मान के चलिए मैंने ये दोनों कारें खरीदी। ये कार मैंने खरीदी 2010 में और ये कार मैंने अभी खरीदी 2026 में, राइट। अगर मैं इन दोनों कार्स को रेंट पे चढ़ा देता हूं, रेंट, राइट, मुझे ये कार्स रेंट पे देनी है, तो आप खुद सोचिए कौन सी कार है मुझे जो ज्यादा कमा कर देगी।
पहली वाली तो शायद मुझे 1 रुपए भी नहीं देगी, बिकॉज इट्स गॉन, ये खत्म हो गई है, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हुई है, डेप्रीशिएट करी है। जब कभी भी आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, द मोमेंट यू परचेज, उसको खरीदने के बाद से उस चीज की वैल्यू कम होती चली जाती है। जब नई कार खरीदी तो शायद बहुत महंगी थी, 10 लाख 20 लाख की, आज उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। तो व्हाट इज डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज की कीमत वक्त के साथ कम हो जाए, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए। अब ये जो होती है, ये होती है परसेंटेज में, 5%, 10%। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा 1000 रुपए का, राइट। अब मैं कह रहा हूं ये कर रहा है डेप्रीशिएट एट 10%, ये 10% डेप्रीशिएट कर रहा है। तो एक साल बाद, ये एनुअल डेप्रीसिएशन है, तो एक साल बाद ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 का। सिंपल। कोई भी चीज थी 1000 रुपए का, वो एक साल बाद डेप्रीशिएट करके हो गया 900। यानी अगर आज मैं इस चीज को बेचने जाऊंगा, जो भी मैंने खरीदा था, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो मुझे 900 रुपए देगा, वो मुझे 1000 रुपए नहीं देगा। आपने शोरूम से बिल्कुल नई फ्रेश कार खरीदी, शोरूम से बाहर आते ही उसकी वैल्यू गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड हैंड हो गई। बिल्कुल नई गाड़ी है, उसके टायर भी बिल्कुल नए हैं, कोई गंदी धूल कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर भी उसकी वैल्यू 5% गिर जाती है। 10 लाख की कार निकलते ही 9,50,000 की हो जाएगी। इसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारी इकोनॉमी में हर जगह काम आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे अपने देश की, इंडिया की पूरी इनकम देखनी है, तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा या इसको? ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको इंक्लूड करूंगा। तो जब भी हम अपने देश की पूरी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें नई चीजों को इंक्लूड किया जाता है, डेप्रीशिएशन को नहीं इंक्लूड किया जाता। डिवैल्यूएशन क्या है? डिवैल्यूएशन इतना न्यूज़पेपर में आता क्यों है? और डेप्रीसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या फर्क है? डिवैल्यूएशन जानबूझकर किया गया डेप्रीसिएशन, ऐसे याद रखो। डिवैल्यूएशन क्या है? जानबूझकर किया गया। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये वक्त के साथ नहीं होता, इट्स नॉट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जानबूझ के किसी चीज की कीमत कम कर देना, मोस्टली ये होता है करेंसी में, मोस्टली। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए $1 को हम कहते हैं 90 रुपीज। अगर मैं किसी भी इंसान को $1 देता हूं तो वो मुझे देगा 90 रुपीज। सिंपल है, ठीक है। मान के चल लेते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई से हुआ है, तो $1 की डिमांड पे मुझे 90 रुपीज की सप्लाई मिलेगी, जो डिमांड एंड सप्लाई जहां से मैंने क्लास स्टार्ट की थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसकी वैल्यू और गिरा देंगे। वैल्यू गिराने का मतलब क्या है? $1 पे मुझे अब होगा नुकसान, तो मुझे अब 100 रुपए का होगा, राइट। अगर मुझे $1 खरीदना है, पहले मुझे $1 खरीदना था तो मुझे 90 रुपए देने पड़ते थे, अब मुझे $1 खरीदना है तो मुझे 100 रुपए देने पड़ते हैं, तो ये तो मेरा नुकसान हो गया ना। मान लीजिए मुझे दूसरे दुनिया से राइट, दूसरे देश से मुझे कुछ मंगाना है, मुझे एक शूज मंगाने हैं, राइट। किसी कंपनी के शूज मुझे दूसरी दुनिया से, राइट, दूसरे देश से मंगाने हैं। अब उस पर्टिकुलर शूज को अगर मैं इंडिया में मंगाता हूं तो मुझे पेमेंट तो डॉलर्स में करना पड़ेगा, राइट। वो लोग गांधी जी तो लेते नहीं है, हमारी करेंसी लेते नहीं है, तो मुझे डॉलर्स में मंगाना पड़ेगा। तो पहले मुझे 90 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये चेंज अगर गवर्नमेंट लेकर आती है, देखो अगर मार्केट से हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर ये चेंज गवर्नमेंट लेकर आती है तो उसे कहा जाता है डिवैल्यूएशन। क्या कहा जाता है? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन इज अ डेलिब्रेट, जानबूझकर किया गया ऑफिशियल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, राइट। अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को आपने फॉरेन करेंसी के मुकाबले कम कर दिया है, इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। किसी की वैल्यू को डिक्रीज कर देना। तो डी वैल्यू कहां से आता है? डिक्रीज वैल्यू। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा, स्कूल के दिनों में भी आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इंडिया में दोनों हो रहे हैं, मान के चलिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। चलिए दोनों को देखते हैं और फटाफट सीख लेते हैं, ताकि आज के बाद आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इकोनॉमिक ग्रोथ,
चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2025 में इंडिया ने, पूरी इंडिया ने, राइट, पूरे देश ने कमाए 100 रुपए, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल। और 2026 में पूरे देश ने कमाए 110 रुपए, राइट, 110 रुपीज। कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। कितना हुआ? 10%, राइट, 10% इंक्रीज हुआ है। हुआ यानी हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है, एक्स्ट्रा गुड्स बनाए हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया है, तो इसे कहते हैं ग्रोथ। इसे कहते हैं ग्रोथ, राइट। परसेंटेज चेंज में आप देख सकते हो, एब्सोल्यूट चेंज में देख सकते हो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है कि 100 के 90 हो जाते, राइट, दिस 100 टर्न्स इनटू 90, वो भी हो सकता था। कई बार होता है, कोविड में हुआ हमारे देश के साथ। तो ये जो 10% इंक्रीज है, क्या ये अच्छी है या बुरी है? यानी कि हमारे देश ने कुछ एक्स्ट्रा किया, हमारा देश थोड़ा बड़ा हो गया, राइट, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हो गई, लेकिन उससे फायदा हुआ? क्या बेरोजगारी कम हुई, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ? क्या गरीबी कम हुई? क्या ये एक्स्ट्रा 10 रुपए हमारे देश में काम आए? अगर उन सवालों के जवाब अगर आपको मिल रहे हैं तो बात हो रही है डेवलपमेंट की। किसकी बात हो रही है? डेवलपमेंट की। और अगर सिर्फ आपको नंबर से मतलब है कि बढ़े, कम हुए, कांस्टेंट रहे, तो हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। सो दिस इज द टेक्निकल पॉइंट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, राइट। चेंज है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम अलॉन्ग विद स्ट्रक्चरल एंड सोशल इंप्रूवमेंट। कि एक तो पॉजिटिव है, चेंज जो है वो पॉजिटिव है और वो हमें फायदा भी पहुंचा रहा है। यहां पर हमें फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां हमें उसका इंप्रूवमेंट देखना है कि कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। फोकस ऑन, इसको सिर्फ चेंज से मतलब है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इन्हें मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, सोशल, स्ट्रक्चरल, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, तब देखा जाता है। इंडिकेटर्स, अगर मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है तो जीडीपी या जीएनपी किसी भी तरह से मैं कर सकता हूं। यहां थोड़ा डिफिकल्ट है, यहां पर यह देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कोई इंसान कितने दिनों तक जिंदा रहेगा, कितने सालों तक जिंदा रहेगा। क्योंकि अमीर देशों में, डेवलप्ड देशों में लोग ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि वहां कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बहुत कम होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, गरीबी कितनी कम है, बेरोजगारी कितनी कम है, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, अमीर गरीब में ज्यादा फर्क तो नहीं है, राइट। तो ये हुई ना क्वालिटी वाली बात। तो ये तो क्वांटिटी, इनको सिर्फ नंबर से मतलब है। जब भी आप कहते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, ठीक है, नंबर्स है, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो तो सिर्फ नंबर्स है। लेकिन जब हम इधर जाते हैं तो हम कहते हैं क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या वो हमें बेनिफिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज रिलेशनशिप, इट अकर्स विदाउट डेवलपमेंट, इट कैन नॉट अकर विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ, और वो भी पॉजिटिव ग्रोथ होना जरूरी है। तो 10% इंक्रीज होगा और फिर वो 10% इंक्रीज का फायदा देखा जाएगा। सो देयर कैन बी इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट, बट देयर कैन नॉट बी डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। आज के बाद ये कभी भूलिएगा नहीं। जीडीपी, कांस्टेंट वर्सेस करंट। सबसे पहले जीडीपी है क्या, राइट। जीडीपी का मतलब है हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, राइट, चाहे फिर वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, गुजरात में हो या अरुणाचल में हो, कहीं भी हो, सभी लोगों ने एक साल में कितना कमाया, इनकम, और कितना बनाया यानी प्रोडक्शन, या फिर कितना खर्च किया यानी एक्सपेंडिचर, राइट। बाय ऑल, ऑल मतलब सब आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, सब आ गए।
हमारे पूरे देश ने कितना कमाया, हमारे पूरे देश ने और लिखा है, और दोनों में से कोई भी एक, कितना प्रोडक्शन किया, या फिर तीसरा कितना एक्सपेंडिचर किया, सबको मेजर कर लो। कितने टाइम के लिए? 1 ईयर, 1 साल में। ठीक है, सिंपल। ये है जीडीपी। तो आज के बाद ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए कि जीडीपी क्या है। ठीक है, अब इनकम आप कमाओगे कैसे? जब आपने कोई प्रोडक्शन किया है, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट? आप किसी भी चीज में काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, राइट? जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूं, तो आप किसी ना किसी चीज से इनकम कमाओगे। आप प्रोडक्शन करोगे किसी ना किसी गुड्स या सर्विसेज का, किसी भी चीज का प्रोडक्शन, जैसे इस पेन का प्रोडक्शन, राइट? या ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है, सर्विस का प्रोडक्शन। या फिर एक्सपेंडिचर, अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं एक्सपेंडिचर करूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मैं कमाऊंगा तभी तो मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, राइट? और मैं जब किसी चीज का प्रोडक्शन करूंगा तभी तो मैं इनकम आएगी, इनकम आएगी तो मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, और एक साइकिल बनती रहती है। तो आप किसी भी तीनों में से कोई एक मेथड यूज करके मेजर कर लो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से कितनी इनकम जनरेट होती है, या कितना प्रोडक्शन होता है, और कितना एक्सपेंडिचर होता है। इसको हम कहते हैं जीडीपी। 1 साल के अंदर में जीडीपी इज अ मॉनिटरी मेजर, ये पैसों से रिलेटेड मेजर है, राइट? इसको हम मनी में काउंट करते हैं, ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड रेंडर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज 1 ईयर। अब यहां पर मैंने तीनों में से एक लिया है। मैंने आपको बताया इनकम, प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर। तो मैंने तीनों में से कौन सा लिया है? मैंने प्रोडक्शन वाला लिया है, राइट? मैंने प्रोडक्शन वाला मेथड लिया है। अब बाकी दो से भी समझा सकते हो, देयर इज नो इशू। तो पूरे देश ने 1 साल में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, सिंपल, उसे कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी होती है आज की कीमतों पे, और जीडीपी होती है पुरानी कीमतों पर। चलिए समझते हैं। 2025 कोई एक प्रोडक्ट है एक्स, ठीक है? कोई प्रोडक्ट है 2025 में, प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की कीमत थी 100 रुपीज। ये है उसकी प्राइस, और राइट इसकी क्वांटिटी, इसकी अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो ये कितना बिका, मतलब बना है तो बिका भी होगा, राइट? ये बिकते हैं 5 यूनिट्स। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर 500, राइट? टोटल एक्सपेंडिचर 500 हो गया। 5 वस्तुएं या प्रोडक्ट्स खरीदे गए 100 रुपए की कीमत पे, टोटल खर्चा हुआ 500। अब हम आते हैं 2026 में। क्वांटिटी उतनी ही रखते हैं, क्वांटिटी रहेगी 5, लेकिन कीमतें बढ़ गई। कीमतें कितनी हो गई? कीमतें हो जाती हैं आपकी 120 रुपीज। प्रोडक्ट वही है, सेम एक्स। ये क्यों हुआ? इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई की वजह से 25 और 26 यानी 1 साल में किसी भी वस्तु की कीमत, कोई भी प्रोडक्ट की कीमत 20 रुपीज बढ़ जाती है। अब टोटल कितना आएगा? अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 600। क्लियर? अब देखो, अगर मैं अपनी जीडीपी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, राइट? उसको मेजर करना है हमें। अगर मैं आज, अभी 2026 चल रहा है, अगर मैं आज की कीमतों पर, ये आज की कीमत है, राइट? आज की कीमतें हैं। अगर मैं आज की कीमतों पे, आज की प्राइसेस पर जीडीपी को कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएंगी आपकी करंट, अभी, राइट? करंट प्राइसेस, आज की प्राइसेस, अभी करंट, राइट? और अगर मैं इसी जीडीपी को पिछली कीमतों पर मेजर करता हूं तो वो हो जाएगी कांस्टेंट। दैट्स इट। तो ये हो गई आपकी कांस्टेंट जीडीपी, ये हो गई आपकी करंट जीडीपी, और यही दोनों चीजें आपकी यहां पर लिखी हैं, करंट जीडीपी, कांस्टेंट जीडीपी। इसमें क्या है? पहले वाले में इंक्लूड द फाइनल गुड्स, फाइनल वैल्यू मतलब वही, राइट? 600 रुपए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एट अ करंट प्राइस, उसी साल की कीमतों पर। कांस्टेंट क्या है? इंक्लूड्स द फाइनल वैल्यू 500 ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एडजस्टेड टू द कांस्टेंट प्राइसेस, यानी पुरानी कीमतों पर अगर हमने जीडीपी मेजर करी तो। अब ये दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? बिल्कुल,
हमें इसी से तो पता चलेगा कि हम आगे हैं या पीछे हैं, हमने प्रोडक्शन किया भी है या नहीं है। तो पुरानी कीमतों पर क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस हुई, इसमें क्वांटिटीज भी चेंज हो सकती हैं। मैंने दोनों में 5 रुपीज रखा, 5 क्वांटिटीज रखी थी, क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, राइट। वो असली ग्रोथ होती है। अब लास्ट है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हर भी कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, आपको 5 सेक्टर्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यानी हमारी अर्थव्यवस्था के कितने सेक्टर्स हैं? 5 हैं। कोई भी कहीं भी पूछे, 5, 5। पहला एग्रीकल्चर, राइट, जिसे एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपके आ जाएंगी बेसिकली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, राइट, टेक्निक, फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, सॉरी नॉट माइनिंग, फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी इसमें आ जाएंगी। एग्रीकल्चर, अलाइड सर्विसेज, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको। जहां पर प्राइमरी का मतलब क्या है? जहां पर आप सीधे सीधे पृथ्वी की नेचुरल रिसोर्स, यानी हमारे अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फूड, फॉरेस्ट, फिश, इन सभी चीजों से आप अपनी पैसा कमाते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्ट यूटिलाइजेशन है। आप फॉरेस्ट में गए, आपको एक फ्रूट्स का पेड़ मिला, आपने फ्रूट्स तोड़े और उसको आपने बेच दिया, ठीक है। दूसरा, तो ये पहला सेक्टर हो गया प्राइमरी। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को दूसरी चीज में बदल देते हैं। जैसे ये पेन, तो इस पेन का रॉ मटेरियल क्या है? प्लास्टिक। वो प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, लेकिन मैं प्लास्टिक से नहीं लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं, तो प्लास्टिक को रॉ मटेरियल में बदल दिया, राइट। सेकेंडरी सेक्टर, यहां कुछ बदलाव किया जा रहा है। यहां कोई बदलाव नहीं है, ये नेचर है। उस पेड़ पे फल आया, वो नेचर था, राइट। आपने उस फल को नहीं बनाया है, उस पेड़ ने बनाया, वो नेचर ने बनाया है। ये किसने किया है? ये आपने किया है। यानी आटे से ब्रेड बना देना, सेकेंडरी सेक्टर। प्लास्टिक से पेन बना देना, सेकेंडरी सेक्टर। स्टील से कार बना देना, सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर आता है जब आप क्या कर रहे हैं? आप किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, क्या ये वही चीज है? राइट। यहां मैं किसी रॉ मटेरियल को बदल रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ पढ़ा ही तो रहा हूं। मैंने कोई रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बदला? नो। तो सेकेंडरी तो नहीं है। क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं ये नेचर है? नहीं। तो ये क्या है? ये सर्विस है। जैसे डॉक्टर आपका चेकअप करता है तो वो आपको सर्विस दे रहा है। आप किसी कार में बैठ के टैक्सी में जाते हैं तो वो भी सर्विस है, राइट। आप एंटरटेनमेंट, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, एंटरटेनमेंट सर्विस है। या फिर किसी भी तरह से एक्सचेंज करना, जैसे एक्सपोर्ट कर देना, इंपोर्ट कर देना। वहां आपने किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कराया, आपने एक तरफ से सामान खरीदा, दूसरी तरफ आपने बेच दिया, तो वो क्या हो गया? एक्सचेंज इकोनॉमी। ये सारे के सारे आते हैं थर्ड सेक्टर, जिसे कहते हैं टर्शरी सेक्टर। फोर्थ सेक्टर आपका कहलाता है क्वार्टनरी, राइट। क्वार्टनरी, फोर्थ। ये कौन सा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, जैसे वैक्सीन बनाना। अब कोविड का वैक्सीन बना, बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, राइट। बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, एआई मॉडल्स बनाए जाते हैं, चैट जीपीटी आपको पता है, राइट। नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। तो वो क्या है? क्या वो रॉ मटेरियल है? कहीं नहीं, कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, किसी की नॉलेज है। एक नॉलेज का आउटपुट आता है क्वार्टनरी सेक्टर में। और लास्ट क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजंस बनाना। चाहे आपके घर पे आपके मम्मी पापा डिसीजंस लेते हो या आपकी सरकार डिसीजंस लेती हो, ये डिसीजंस लेना है। काम तो ये भी आपके दिमाग का ही है, लेकिन यहां पर आप किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, राइट। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, एआई की कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, कुछ भी, राइट, कोई आर्टिकल लिख दिया। यहां पर आप डिसीजंस ले रहे हो, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है। पार्लियामेंट में बैठे हमारे पॉलिटिशियंस जो डिसीजंस ले रहे हैं हमारे देश के लिए, वो भी इसमें आ जाएंगे। सो ये हैं आपके इकोनॉमी के 5 सेक्टर्स जो पूरी इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, माय डियर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स, दिस वाज अ स्पेशल सेशन ऑन इकोनॉमिक टर्म्स, जहां पर हमने कुछ
सेलेक्टेड इकोनॉमिक 19-20 इकोनॉमिक टर्म्स देखें। अगर आपको इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और फ्यूचर में क्लासेस आती रहें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाइएगा कि सर प्लीज़ नेक्स्ट सेशन ज़रूर लेकर आइए। हम आपके लिए बिल्कुल डेफिनेटली और ऐसा सेशंस लेकर आएंगे और आपको देंगे बहुत अच्छा कंटेंट, ताकि आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स इजीली पूरे हो पाएँ और आप इकोनॉमिक्स में आगे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये सीखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी।